नमस्कार, मैं प्रेरणा सिंह। क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं? अगर आप सब मुझे देख पा रहे हैं, तो कृपया यहाँ पे मैसेज करें। आज कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा था। हाँ, तो मेरे मित्रगण और श्रोता जुड़ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ये पब्लिक नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत अपने दोस्तों के साथ ही कर रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस कार्यक्रम को शेयर करते रहें ताकि और लोगों तक पहुँच सके। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा सिंह प्रेरणा। प्रेरणा के मंच पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रेरणा का मंच जो कहानी लेकर आता है वो होती है संघर्षों की कहानी। हमें क्या चाहिए इस बात की कहानी। लेकिन आज हम बात करने आए हैं उन बातों की जो हमें करना है। क्या है हमारे अधिकार ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हमारे कर्तव्य हैं? क्या इस विषय पर कभी हमने सोचा है? गणतंत्र विशेष गणतंत्र विशेष पर आज हम बात करने आए हैं गणतंत्र का आधार, गण का कर्तव्य। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ दो विशिष्ट बेहद खास व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, जिनको अभी मैं यहाँ पर लाइव में ऐड करूंगी और फिर इनके विषय में आपको बताती हूँ। तब तक आप लगातार इसे शेयर करते रहें, क्योंकि कमेंट्स की दिक्कत हो रही है, मुझे दिख नहीं रहे हैं। नमस्कार, प्रेरणा के मंच पर आदरणीय वंदना यादव जी और आदरणीय सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सर, प्रेरणा के मंच पर धन्यवाद। दोनों का ही स्वागत है। प्रेरणा के मंच आज कर्तव्यों की बात करने आया है, और कर्तव्यों की बात जब हम करते हैं तो उससे बेहतर वो इंसान जो खुद अपने कर्तव्य निर्वाह करते आ रहे हैं देश के प्रति, उनसे बेहतर कौन होगा जिससे हम इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें और सीखें। कर्तव्यों, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्र प्रथम की भावना पर संवाद करने के लिए आज हमारे साथ जो दो विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं, उसमें हैं आदरणीय वंदना यादव जी। आदरणीय वंदना यादव जी, आपका प्रेरणा के मंच पर स्वागत करती हूँ। वंदना यादव जी साहित्यकार हैं और कई पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन कुछ दो खास पुस्तकें जो आज इस मंच के लिए विशेष हैं, वो हैं सैनिक पत्नियों की डायरी और सैनिक पत्नियों की कथा और व्यथा। इन दोनों पुस्तकों का संकलन और संपादन किया है वंदना यादव जी ने, और इसके द्वारा हमें रूबरू कराया है उन बातों से जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। सैनिक पत्नियों की त्याग, सैनिक पत्नियों के मौन युद्ध और मौन संघर्ष जिनसे रूबरू कराती है ये दो पुस्तकें। आज उनसे जानेंगे हम गणतंत्र के विषय में। आपका स्वागत है प्रेरणा के मंच पर। धन्यवाद। धन्यवाद। आभार मैम। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशिष्ट अतिथि, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी। विष्णुकांत चतुर्वेदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके अनुभवों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप सबके लिए बस इतना बताना चाहूंगी कि 1971 के युद्ध से लेकर उन्होंने आज तक के बदलते भारत को देखा है। आज उनसे हम चर्चा करेंगे गणतंत्र के विषय में, जानेंगे गणतंत्र क्या है, जानेंगे हमारे कर्तव्य क्या है, अधिकार तो हम हमेशा ही जानते हैं। तो स्वागत करती हूँ अपने श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन परवाना जी, सोहिनी जी, राकेश जी, राजू जी, जो लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आप सबके कमेंट्स मैं अपने मोबाइल में पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप सब हमसे लगातार जुड़े रहें और आपके प्रश्नों का भी इंतजार रहेगा, ताकि हम एक दूसरे से बात करके, लाइव का यही उद्देश्य है कि एक दूसरे से बात करके इस विषय पे और भी ज्यादा हम विमर्श कर सकें, समझ सकें। तो लगातार कमेंट सेक्शन में जुड़े रहें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और मैं यहाँ से एक खास व्यक्ति को भी प्रणाम प्रेषित करती हूँ, हमारे मंच के सलाहकार मयंक श्रीवास्तव जी।
आज कुछ कारणोंवश वो अपने कर्तव्यों में व्यस्त हैं और शायद ही कार्यक्रम से जुड़ पाएँ, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि वो जुड़ें। और मयंक जी, मैं आपको यहीं से प्रणाम प्रेषित करती हूँ। आपने हमेशा प्रेरणा के मंच को उचित दिशा दी है। कार्यक्रम की शुरुआत मैं सरस्वती मंत्र से करना चाहूँगी क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, तो कहीं न कहीं कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती मंत्र से करेंगे। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। कहीं न कहीं वाणी पे जब सरस्वती माँ का आधार रहेगा, तभी हमारे विचार भी जो हैं, उनको एक सही दिशा मिलेगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं चलती हूँ हमारी साहित्यकार आदरणीय वंदना यादव जी के पास। वंदना यादव जी, दूसरी बार प्रेरणा के मंच पर आपका स्वागत है। पहली बार सैनिक पत्नियों की डायरी के द्वारा हमने आपके व्यक्तित्व को जाना, उन सैनिक पत्नियों के संघर्षों को जाना। आज आप इतने अनुभवों के साथ बैठी हैं यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का दृष्टिकोण क्या है? क्योंकि आप एक आर्मी जीवन भी जी चुकी हैं, लेखिका भी हैं और कहीं न कहीं जब हम साहित्य से जुड़े होते हैं, तो हमारे सोच का विस्तार होता है। तो आपकी सोच गणतंत्र के लिए क्या है, वो आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले प्रेरणा के मंच को नमन करती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप हर बार लेकर आते हैं। इसके लिए आपका साधुवाद और आपको धन्यवाद भी और खूब बधाई भी, शुभकामनाएं भी देती हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम आप करती रहें। आज हमारे साथ बहुत वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं जनरल वी के चतुर्वेदी को जय हिंद। जय हिंद। क्योंकि सैनिक के लिए तो इससे अच्छा कोई और जिसको कहते हैं विश करने का तरीका हो ही नहीं सकता। आपने मेरे से पूछा कि गणतंत्र के मायने क्या हैं। प्रेरणा जी, एक बात बताती हूँ आपको कि जो स्वाधीनता दिवस है, ये किस लिए मनाया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये विचार करना होगा, क्योंकि हम भारतीय मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, तो हमें एक इमेज गढ़ लेना बहुत आसान लगता है और इस दिन को हम सेना के तौर पे या सैनिकों के शौर्य बलिदान के तौर पे मनाने लगते हैं, जबकि सेना दिवस तो आके चला गया। आज तो स्वाधीनता को मनाने का दिवस है, संविधान को गुणगान करने का और उसे दूर दूर तक पहुंचाने का दिवस है। बहुत आसान है ये कह देना कि हमें क्या नहीं मिला। ये याद रखना कि हमें क्या क्या मिला है और हम इस मिले हुए पे जश्न मनाते हुए और जो चीज नहीं मिली है उस तरफ कैसे जाएं। मैं देखती हूँ कि ब्रिटेन में महिलाओं को अपने वोट का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और वो संघर्ष यदि आप उसके बारे में बारीकी से जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हम जिन देश को अपना एक तरह से, क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत समय तक राज किया, तो हम देखते हैं कि हर चीज में उनको उनकी तरफ देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जबकि हमें जिस दिन स्वाधीनता हासिल हुई थी, हमारे यहाँ पुरुषों और महिलाओं को समानता से वोट करने का अधिकार मिल गया था। हमारे जो स्वाधीनता के लिए हम जिनको जिम्मेदार मानते हैं या संविधान निर्माता के तौर पे जानते हैं, तो वो निर्माता के तौर पे हमने अंबेडकर जी को रख दिया। हमने उस टीम पे ध्यान ही नहीं दिया, उस टीम में कितनी महिलाएं रही। तो उन महिलाओं का अगर हम देखें तो कितना बड़ा योगदान था कि हमारे यहाँ के पढ़ाई का, हमें शिक्षा का, स्वास्थ्य का, समानता में, चाहे वो समान नागरिक अधिकार है या वोट है, ये सारे अधिकार हमें डे वन से हासिल थे। हमारे यहाँ सामाजिक वर्जनाएं नहीं, सामाजिक बाध्यताएं नहीं, या क्योंकि हमने बहुत लंबी गुलामी का दौर देखा था। मुगल एरा बहुत लंबा रहा हमारे यहाँ और विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से जो एक बहुत कमाल की हमारी संस्कृति थी, जिसमें आप देखिए देव और असुर वाला, अगर आप वो छोड़ भी देते हैं, राजा जब भारत में राजाओं का राज था तब भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार हासिल था। ये जो कुछ मुगल आक्रांताओं की वजह से हुआ कि हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया था महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिहाज से। तो
सामाजिक वर्जनाओं ने हमें रोके रखा। अदरवाइज हमारे को अधिकार मिल गए थे पहले ही दिन। और जी, आज की तारीख में यदि हम ये बात करें कि हमें क्या अधिकार मिले हुए हैं और हम क्या उनका पूरा प्रयोग कर पा रहे हैं, मैं देखती हूँ कि कहीं न कहीं कमी रह जाती है। हम ये अपेक्षा करें कि सरकार हमें पीने का पानी भी साफ दे, सड़कें मिलें, इसके साथ ये तो हमारे अधिकार हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। बिल्कुल। मैं आज की तारीख में देख रही हूँ कि हम अपने कर्तव्यों पे भी पूरे खरे नहीं उतर पाते हैं। तो इस पे हम आगे लंबी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल मैं ये कह दूँ कि हम एक भारत देश के नागरिक होने का एक तो सबसे पहले कि मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि मैं भारत की भूमि पे पैदा हुई हूँ। मेरे माता-पिता इतने शिक्षित शिक्षित थे, उन्होंने मुझे वो एजुकेशन दी कि मैं आज भी हमारे देश में ये हालात हैं कि मैं गाँव देहात में जाके लोगों को मोटिवेट करती हूँ, जब वो ये कहते हैं कि हमें तुझ पे नाज़ है बिटिया। तो मैं कहती हूँ कि मैं भी ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे आप सब पे नाज़ है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। उन्हें हाँ, उम, शारीरिक प्रशिक्षण दीजिए ना सुरक्षा के लिए। ये क्यों हो कि एक पुरुष मेरी सुरक्षा करे, मैं खुद क्यों ना अपनी सुरक्षा कर लूँ। तो वो जो हम अपनी अलग-अलग कलाओं में पारंगत होने की बात करते हैं, उसी में तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई भी थीं। हाड़ी रानी भी थी, जिन्होंने अपनी रक्षा की नहीं, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। तो वो सारी चीज़ें आज भी तो जायज़ हैं, उन्हें आज भी तो मानना ही होगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और आगे मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि हमारे क्या कर्तव्य हैं और हमें उन्हें कैसे निर्वाहन करना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि कहीं न कहीं जो हमारे पास हैं जो चीज़ें, वही हम अनदेखा कर जाते हैं। हम जो कमियाँ हैं, उस पे हमारी नज़र ज़्यादा रहती है, लेकिन जो हमने पाया, जिसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं और इस विषय पर बात कर पा रहे हैं, ये सब कुछ हमें भारत से ही तो मिला है। तो हाँ, बहुत अच्छा हाँ, लगा। पानी जैसे पीने का पानी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, ये इसके लिए हमें अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी सरकार पे। दबाव बनाना होगा हर एक सरकार पे। अब यह नहीं है कि बस आज ही हमने बात की और आज खत्म। पर जो मिला है उसको सेलिब्रेट भी तो करना है। बिल्कुल, और ये दिवस भी है कि जो मिला है उसको भी सेलिब्रेट भी तो करना है और इसमें क्योंकि आप एक नारी भी हैं तो कहीं न कहीं नारियों के योगदान को कैसे भूल जाएँगी। बहुत अच्छे से समेटा आपने मैम। और हुँ, सर आपसे आपके पास चलती हूँ और अपने श्रोताओं को थोड़ी-सी जानकारी आपके विषय में देती हूँ। पहले तो नमस्कार करती हूँ विवेक सर का, सचिन जी का, आप सब पूजा श्रीवास्तव जी का, अर्चना त्रिपाठी जी, जो सब हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार आप सबको प्रणाम भी प्रेषित कर रहे हैं। वीके चतुर्वेदी सर 1967 में एनडीए में चयन हुआ था। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में ईस्टर्न सेक्टर से तैनात हुए थे। भारतीय सेना का जो प्रथम हेलीबॉर्न ऑपरेशन था, उसमें भाग लिया था। और अपने साहस और वीरता के लिए सेवा पदक भी मिला था उन्हें। जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन रक्षक में थे। ऑपरेशन पराक्रम में राजस्थान से उन्होंने विंग संभाला था और कई सेवा पदक उन्हें मिल चुके हैं। इतने अनुभवों को समेट कर एक व्यक्तित्व हमारे साथ बैठे हुए हैं आज। पहले तो मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपके जैसा व्यक्तित्व आज के विशेष दिवस पर मेरे साथ है। तो सर इतनी सारी कहानियाँ समेटे हुए आपके अनुभव में गणतंत्र क्या है? सिर्फ़ एक शासन व्यवस्था है या गणतंत्र आपके मायने में क्या है? आपके नज़रिए से क्या है? हम जानना चाहेंगे। प्रेरणा जी, सर्वप्रथम मैं प्रेरणा के इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे आज ये अवसर दिया आप सबसे बातचीत करने का और देशवासियों से मुखर होने के लिए। गणतंत्र का जो अर्थ आपने और मेरे लिए उसका क्या मीनिंग है, ये जो पूछा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गण को मैनेज करना मतलब जन जन को मैनेज करना, एक व्यवस्था करना, हमको हर भारतीय के बारे में सोचना, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका रहन सहन, उसके जीवन यापन के साधन, ये सब जो हमने प्रोवाइड करने हैं वो गण का तंत्र है। इसके अलावा हमने किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा है भारत के लिए जो बहुत जरूरी है, हमारा रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी रोड्स, हमारा रेलवेज, हमारे सिविल एविएशन, हमारे लिए एयर स्पेस, ये सब किस तरह से विकसित हो, उस सब के लिए सोचना
और उसके लिए संस्थाएं और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना, ये सब गणतंत्र का पार्ट है। और ये सब जब हम देखते हैं तो इसमें जो मेन पिलर जो है जिसके चारों तरफ ये है, वो हमारा भारत का नागरिक है। और इसीलिए इसको गणतंत्र कहा गया है कि गण किसी समूह को, किसी उसको हमने किस तरह से व्यवस्थित करना है उसके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब विज्ञान, समाज में समरसता लाना, पर्यावरण को देखभाल करना, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों की तरफ थोड़ा झुकाव रखना, किस तरह से उनको बताना कि वो क्या सही है राष्ट्र के लिए, वो सब किस तरह से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं, ये सब इस का एक बहुत ही विशाल रूप है। और इतना आसान नहीं है, ये दो शब्द हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमारा पूरा संविधान इससे बना, और गणतंत्र को हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव अडॉप्टेड इन 1950, 26 जनवरी, कल 77th रिपब्लिक डे हमारा है। तो ये सब चीजें हमारे गणतंत्र में आती हैं, और बाकी का जो नागरिक कर्तव्य वगैरह वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जितना अगर नागरिक कर्तव्य अधिकार के बारे में जब हम ज्यादा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे संविधान में कर्तव्य भी दिए गए हैं आर्टिकल 51 में, बिल्कुल। और उसमें आपको आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी हर भारतीय का कर्तव्य है। और ये चीजें जब हमको जन जन को बताएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के उनको अपने दायित्वों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में जब पूरी जानकारी होगी तो निर्वहन करने में वो कभी सकुचाएंगे नहीं और पीछे नहीं रहेंगे। सर, एक सेना के रूप में आप वहां से कैसे एक आम सिविलियन को देखते हैं कि उसके कर्तव्य ऐसे होने चाहिए? आप लोगों की एक नजरिया जो वहां पे आपकी बनती है कि जैसे मैं एक आम नागरिक हूँ, तो आपके दृष्टिकोण से मेरा कर्तव्य, थोड़े से सीमित शब्दों में आप बताएंगे कि आपके दृष्टिकोण से मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, तो आपने जब भी देखना है तो जो मेरा भारत का है वो मेरा है। भारत की नदियां हमारी हैं, भारत के पहाड़ हमारे हैं, भारत का वेजिटेशन हमारा है, पर्यावरण हमारा है, रेल हमारी है, एयरक्राफ्ट हमारे हैं, भारत की मिट्टी हमारी है, और भारत के शिक्षण के संस्थान हमारे हैं, अनुसंधान के केंद्र हमारे हैं, ये सब हमारा है। और इसको जो भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। कोई भी गलत विमर्श बना के अगर भारत को कुछ तकलीफ पहुंचा सकता है या कुछ नुकसान हमारे राष्ट्र के लिए करेगा, उसके हम सजग रहेंगे और उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। ये जो चीजें हैं, जब भारत के, बेसिकली भारत के विरोध में कोई नहीं बोलना चाहता, राष्ट्र के सब भारतीय राष्ट्र से प्रेम करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है। और जब नैरेटिव विमर्श, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। इस वक्त सीए जो अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप के बारे में लाया गया, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि किसी की सिटीजनशिप ली जाएगी, वो देने के लिए था। हाँ। पूरा एक्ट था वो सिटीजनशिप देने के लिए था। कुछ लोगों को, जिनको किसी कंट्रीज में ज्यादा उनके ऊपर प्रताड़नाएं हुई हैं, उन लोगों को, भारतीय जो लोग थे, उनको जल्दी से जल्दी उसमें टाइम जो लगता था उसको शॉर्ट किया गया था और उनको सिटीजनशिप, लेकिन एक विमर्श बना दिया गया कि आपकी इसमें सिटीजनशिप पे ली जाएगी। वो जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, उनसे हमने सचेत रहना है, उनके प्रति हमने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, देखना है कि इस तरह का विमर्श कोई भी बनाने में कभी सफल ना हो। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने समझाई। और इस पे अभी मुझे पंक्तियां तो नहीं याद है, लेकिन आज ही मैंने अपने एक मित्र सचिन जी हैं जो जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एसी रूम में बैठकर कुछ कहना है, तो कुछ भी कहकर और कैसे विवाद फैलाना है, वो आज एक, मुझे पंक्तियां नहीं याद है, लेकिन उन्होंने इसी विचार को रखा था।
और मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं हम बैठ के बस बातें तो कर लेते हैं, लेकिन क्या करना है भारत को अगर हम आधार बनाकर नहीं रखेंगे, तो विचार हमारे यहाँ-वहाँ भ्रमित होंगे ही। अच्छा वंदना मैम, अब मैं आपके पास चलती हूँ और सर भी हैं यहाँ पे, साथ में उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अब कल मैंने तो बॉर्डर 2 देखी है, तो वो एक चीज़ याद आ गई मुझे जो आपकी पुस्तक से भी याद आ गई कि कहीं न कहीं जब हम आर्मी लाइफ में रहते हैं, तो एक ब्रदरहुड सिखाया जाता है हमें, सेना में रहते हैं, कहीं भी, किसी भी सेना में। तो ब्रदरहुड सिखाया जाता है, यही हमारा परिवार है और उसके लिए वो युद्ध क्षेत्र हो या कहीं भी एक-दूसरे को बचाने के लिए भी जान दे देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सिविलियंस में कहीं न कहीं यही भावना बस कमी है, जो आप लोगों में है वहाँ पे सेना में जो एक-दूसरे के लिए यही परिवार है, ये चीज़ सिखा दी जाती है और कहीं न कहीं ये भावना आपके अंदर होती है, तो कहीं क्या हमारे कर्तव्य यहीं हम छूट जाते हैं, जो हमारे में ब्रदरहुड या फैमिली वाली बात नहीं आ पाती है? एक बात है प्रेरणा जी कि सिविल में आम तौर पर हम जी। अपने परिवारों के साथ रह रहे होते हैं या हम हुँ, कहीं दूर भी जाते हैं तो कोई न कोई परिचित होता है। सेना में हर 2 ढाई साल पे हमारा स्थानांतरण हो जाता है, पोस्टिंग होती रहती है। जी। ये फौजियों को सिखाया जाता है ब्रदरहुड की फीलिंग, है ना? अच्छा ये हुँ, लोग एक-दूसरे के साथ इतनी ट्रेनिंग्स करते हैं, इतना समय साथ बिताते हैं कि इनमें वो भाव आ जाता है और अपने पति को देखकर हुँ, उसकी भावनाओं के को आत्मसात करते हुए हम लोग भी वो चीज़ें सीख जाते हैं। मैं ये हुँ, बात बार-बार कहती हूँ कि दे आर ट्रेन्ड, वी आर नॉट। हुँ, उसके वेरी बावजूद भी हम वो ट्रेनिंग अपने आप कुछ हस्बैंड ग्रूम कर देते हैं हम लोगों को, कुछ हमारा एटमॉस्फेयर हमें सिखाता है और वो फीलिंग आ जाती है। जी। एक सच्ची बात बताऊँ हुँ, कि कोई भी दुख-सुख होगा ना, परिवार बहुत बाद में आएगा। आपका हुँ, पड़ोसी, आपका दोस्त सबसे पहले आपके साथ खड़ा होगा। हुँ, ब्रदरहुड यही तो बात है ना। तो हुँ, यहाँ जो नेशन फर्स्ट वाली कॉम जो है, जो डिफेंस है हमारा पूरा का पूरा, ये ब्रदरहुड पे इसीलिए टिका रहता है कि मेरे भाई को कुछ हुआ, यानी भाई वो ब्लड रिलेशन वाला भाई नहीं है। जो आपका हुँ, कोर्समेट है या जो आपका बडी है या जो आपका ब्रदर है, जो यूनिफ़ॉर्म में आपके साथ है, उसको कुछ भी हुआ, हुँ, मैं उसके साथ हूँ। ये देखिए युद्ध में जो होता है, फ़िल्मों ने बहुत कुछ दिखाया है। मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताती हूँ। हम लोग गुजरात में कहीं थे और एक जगह हम लोग क्रॉस कर रहे थे, मेरे हस्बैंड यूनिफ़ॉर्म में थे। एक जगह बहुत सारी भीड़ थी और सिर्फ़ एक जिप्सी आर्मी की थी। हम लोग भी आर्मी की ही गाड़ी में थे। एक जिप्सी आर्मी की थी और दिखाई दे रहा था कि कुछ हुआ है। हुँ, तब मैं ये कह दूँ कि मेरी शादी को शायद 1.5 साल हुआ था। मुझे उतनी फ़ौज समझ नहीं आती थी उस समय पे। मेरे हुँ, हस्बैंड ने अचानक बोला ड्राइवर को कि गाड़ी रोको। और हमें कहीं और बहुत जल्दी पहुँचना था। अम, आर्मी के प्रोटोकॉल होते हैं, कहीं पे मेरे हस्बैंड को जनरल साहब के पास उनके पहुँचने से पहले पहुँचना था, जबकि वो पहले चल चुके थे उसी रोड पे। ही अच्छा। सेड कि स्टॉप द व्हीकल एंड ये दौड़ के उस उधर गए। हुँ, इन्होंने पूछा सर व्हाट हैपेंड और ये वो जो भी इनका बात हुआ, मैं गाड़ी में से चुपचाप देख रही हूँ और वो मसला सॉर्ट आउट हुआ। वो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड से हैंडशेक किया, वो ब्रदरहुड वाली बात थी। और हुँ, वो सिविलियन भी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिविल और आर्मी में कुछ गड़बड़ नहीं चल रही थी, कुछ हालात अलग थे। तो और ये जब आके बैठे और इन्होंने कहा अब दौड़ा गाड़ी, हम हुँ, लेट हो गए हैं, 10 मिनट हो गया है। आई सेड कि सीओ ने भेजा है। ये तब उस टाइम हुँ, मेजर थे। मैंने कहा सीओ को पता लगा कि 10 मिनट कहाँ लेट हुए तो बाद में मैंने रास्ते में नहीं कहा रात हाँ, को मैंने कहा। तो ही सेड कि ये नहीं है। हुँ, अगर किसी को ये पता लगता कि कुछ हुआ है और वहाँ पे एक हमारी आर्मी का कोई भी एयरफोर्स या नेवी या आर्मी की बात नहीं, कोई भी डिफेंस हाँ, से कोई कोई खड़ा है, कोई हुँ, गड़बड़ हुई है और हम नहीं रुके, तो ये तो बहुत हुँ, बड़ा क्राइम हो जाता। तो ये जो ब्रदरहुड ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जिन्होंने मुझे ट्रेंड किया और मुझे हुँ, लगता है कि सभी महिलाएँ इसी तरह ट्रेंड होती हैं, है ना? हाँ, तो ये ब्रदरहुड वाली बात कि अपने जो साथी है उसके लिए जान दे देंगे और उसके लिए जान ले लेंगे, ये भाव हुँ, बिल्कुल अलग तरह का है। और जी, ये हालाँकि मैं इन्फैंट्री ऑफ़िसर की वाइफ़ नहीं हूँ, फिर भी मैं ये जानती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे हुँ, देवर, मेरे नंदोई सब इन्फैंट्री से हैं, तो मैं ये जानती हूँ कि ये क्या भाव है हाँ, और ऐसा सिविल में नहीं हो पाता, मैं ये हुँ, कहूँगी, यही सिविल में यही मैं हो ही पूछना नहीं चाह पाता, रही थी है ना? कि यही जो मैं भाव आपको थोड़े अलग सब में आ जाएँ। एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि मेरे बिटिया हुई बड़ी बिटिया तो हम लोग यहाँ पे थे, वेस्ट बंगाल में थे।
और हमारे साथ एक और ऑफिसर थे। मेरी बेटी हो गई थी तकरीबन 1 डेढ़ महीने की। हमारे साथ एक और ऑफिसर थे और उनकी वाइफ को डिलीवरी के लिए अपने बैक होम जाना था। जी। 7th मंथ अभी शुरू ही हुआ था और एक दिन अचानक उनकी कंडीशन खराब हुई, जिस दिन उन्हें जाना है उससे 1 दिन पहले। देखिए, धर्म मायने नहीं रखता हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ ये धर्म आता ही नहीं है बीच में। हम लोग जी। ईद है तो हमें पता है कि सेवइयाँ कहाँ खाने जाना है, दिवाली है तो कहाँ जाना है, लोहड़ी है तो कहाँ जाना है। हम बड़े हक से एक-दूसरे के घर जाते हैं, हमें बुलाते नहीं है एक-दूसरे को, हमें पता होता है कि हमें जाना है। हुँ, तो मुझे पता लगा कि जब मेरे बिटिया हो गई थी तब वो मुझसे मिलने आई थी। हुँ, मुझे पता लगा कि उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, इमरजेंसी है, सब कुछ है। पता लगा कि उसको हुँ, सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है। उसके जी। पास कोई कपड़े नहीं थे, बच्चे की कोई तैयारी नहीं थी। तो मेरे पास जो कपड़े तैयार थे मैंने उसे दे दिए, बिकॉज़ मेरे पास सारी चीज़ें जितनी तैयार थी मैंने कहा आधा-आधा बाँट लेंगे। आहा! तुम्हारा बच्चा और मेरा बच्चा कहाँ अलग है? कितना अगर प्यारा। आप धर्म से आंकेंगी तो वो एक मुस्लिम परिवार था। और मुझे आज तक खुशी है कि हम लोग आज भी टच में हैं और वो हमेशा यही कहती, उनके बेटा हुआ था, तो जी, हमेशा वो यही कहती है अपने बेटे को कि सुन, दीदी के कपड़े पहन के बड़ा हुआ है तू। ये ब्रदरहुड आपको सिविल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और मिल ही मुझे नहीं मतलब सकता। कहते और सोचते हँसी भी आ रही है कि जहाँ पे धर्म होना चाहिए शायद कि हाँ, वहाँ पे क्योंकि आप एक बॉर्डर के पास खड़े हुए रहते हैं, वहाँ पे नहीं है धर्म, लेकिन हमारे नहीं, घर के अंदर धर्म है। हमें हर हाँ, धर्म के बारे में बताया जाता है, ऐसा एक सोच बनाई जाती है कि हाँ, क्या है उन मतलब ये ब्रदरहुड की फीलिंग जो थोड़ी कम होती है, वो जात-पात हुँ, और धर्म में रह जाती है और जहाँ होना चाहिए, वहाँ तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ एकता है। वहाँ पे आप वहाँ देखिए ये ब्रदरहुड वहाँ कि हो भी नहीं सकती ना, देश हाँ, कैसे चलेगा? देश कैसे देश कैसे चलेगा और चलेगा, बात सुरक्षित नहीं कैसे होनी रहेगा? चाहिए। यही छोटी-छोटी बात अगर आज हम अपने कर्तव्यों में सीख के चले जाएँ कि नहीं, हमें एक साथ एक-दूसरे के लिए सोचना है। अगर सड़क पे किसी को ज़रूरत है, तो हम रुक जाएँ। जैसे हुँ, आप लोग रुक गए, आपके हस्बैंड ने जो चीज़ सिखाई हमें। अगर हम भी ऐसे रुकना शुरू कर दें, तो भारत और कितना खूबसूरत देश हो जाएगा। शायद हर कोई सेना हो जाएगा। हाँ, और साथ ही से मैं अपने जितने लोग जुड़े हुए हैं, अनु रानी शर्मा भी डिफेंस फैमिली से आती हैं, उनका स्वागत करती हूँ मैं। विवेक कविश्वर सर भी डिफेंस फैमिली से आते हैं, उनको प्रणाम करती हूँ और सोहिनी जी, विवेक सर, नवीन जी, बहुत-बहुत आप सबका स्वागत है। सुरक्षा जी, आप हमेशा ही साथ देती हैं, प्रणाम करती हूँ आपका। और सचिन जी, आप सबका स्वागत है और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी कुछ सर से जानना चाहें, मैम से जानना चाहें, तो प्लीज़ आप सब कमेंट में लिखें। मैं लगातार वहाँ पे भी नज़र रखी हुई हूँ। और क्योंकि आज हमारे साथ वीके चतुर्वेदी सर जुड़े हुए हैं, तो 1971 के युद्ध में थे वो भारत पाकिस्तान के और आज तक का बदलता स्वरूप, बदलता भारत देख रहे हैं। तो सर आपको मैं उस युद्ध क्षेत्र से आज तक के ऑपरेशन सिंदूर तक आप क्या बताना चाहेंगे इस विषय में? तब का युद्ध क्षेत्र और आज का प्रेरणा जी, परिवर्तन? बहुत बदल गया है। उस समय भारत एक गरीब देश था, जी। लेकिन जो भारतवासियों के भावनाएं थी राष्ट्र के प्रति, जो उनका एक जज्बा था, वो मैंने देखा है। उस वक्त पूरा विश्व सिवाय रशिया को छोड़कर जी। हमारे साथ नहीं था। सब, इनफैक्ट हमारी उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को तो स्नब भी किया गया जब वो कहीं कि हमारे प्रॉब्लम है, इतने 2 करोड़ के करीब रिफ्यूजीज भारत में आए हुए हैं, अगर आप नहीं संभालेंगे पाकिस्तान को तो हम को कुछ कार्रवाई करनी। लेकिन किसी ने हुँ, हुँ। कोई सहयोग नहीं किया, कोई मदद नहीं की, और मिसेस गांधी को उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हुँ, स्नब भी किया। लेकिन उसके बावजूद भारत की जो जनता थी, भारत के भारतीय जो थे, उनका जो जज्बा था, जब लड़ाई शुरू हुई है, तो मैंने अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को अपने कंगन उतार के देते हुए भारत के नेशनल डिफेंस फंड में एक गरीब रेडी वाला, जो कि उस वक्त दिन में 10 रुपए कमाता होगा, वो 10 रुपए भी वो राष्ट्र के लिए दे देता था। ये जी। जो जज्बा है, ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। उस वक्त हमारे पास हार्डली एनी इंडिजिनस वेपन सिस्टम थे। एक 75-24 गन हमने उस वक्त बनाई थी, वो 11 किलोमीटर उसकी रेंज थी, बहुत हल्का उसका गोला था। लेकिन जी। उससे साथ भी अधिकतर वेपन्स हमारे पास रशियन
थे जो उस वक्त आए थे। अभी भी हम रिस्ट्रक्चरिंग के मोड में थे। मैकेनाइजेशन का कहीं नजर नहीं आता था, जो आज हमारे पास इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है। टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित हो रही थी, लेकिन इस सब हमारी जो विश्व में पहचान आज है वो भी इस तरह की नहीं थी कि हम कमजोर देश माने जाते। अच्छा सर, लेकिन ये उसके बावजूद विवेक सर है, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने तो उस वक्त अपना 7th फ्लीट भी हमारे खिलाफ भेजा था। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त टाइम वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कि हमको जल्दी से जल्दी, क्योंकि रशिया ने 2 बार वीटो भी यूएन में अपना अख्तियार किया भारत के पक्ष में, और प्रेशर था कि लड़ाई रोको, और हम चाहते थे कि इसका पूरा समाधान करने के बाद ही लड़ाई रुके। तो इसलिए प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी, आपने जनरल सागत का सुना होगा कि किस तरह से जनरल जेकब, उस वक्त जनरल, बाद में फील्ड मार्शल सैम मनकशा, किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई और जल्दी से जल्दी बाईपास करके ढाका पहुंचना चाहते थे, जिससे कि उनका जो कोर था उस पर हम अटैक करना चाहते थे। और इसीलिए ये सब चल रहा था। हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हमारे पास इतने जो आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, इस तरह से हमारा एमुनिशन 3 शिफ्ट में बनाती हैं कि हम अच्छी लड़ाई, लंबी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। उस वक्त ये सब दिक्कतें हमको थी। मोबिलिटी इतनी नहीं थी, एयर क्राफ्ट नहीं थे, हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। हम लोग जो सिलेट में हेलीबॉर्न ऑपरेशन के लिए गए, मी-4 उस वक्त जिसमें 8 आदमी जाते थे, उससे आज हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कि 150 और 140 लोग जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारतीयों का शौर्य और पराक्रम और राष्ट्र के प्रति निष्ठा थी, वो सर्वोपरि थी। इसके लिए मैं समझता हूं वही एक कारण था कि एक सिंगल एम के साथ कि भारत की ये जो विविधता है, हम इसका समाधान करेंगे, हमको अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई नहीं साथ आए। 7th फ्लीट जब आ रहा था तब भी बिल्कुल वेरी क्लैरिटी के साथ हमने कहा कि आने दीजिए, उसको भी देख लेंगे। लेकिन रशिया उस वक्त भी हमारे सपोर्ट में आया, उसने भी अपने कुछ फ्लीट्स मूव किए। लेकिन जब तक 7th फ्लीट आसपास कहीं नजर आता, उसके पहले ही जनरल न्याजी को हमने घुटनों पे ला दिया था। सब लोग 93,000 ट्रुप्स, जिनके पास 3 महीने के लिए लड़ने के लिए एम्युनिशन भी था, खाना पानी भी था, उसके बावजूद उनका मनोबल इतना, क्योंकि उन्होंने इतने अनैतिक, अनप्रोफेशनल तरीके से लोगों पे अत्याचार किए थे ऑपरेशन सर्च राइट के दौरान। जिस तरह से उन्होंने प्रबुद्ध जनों को मारा था, सीनियर सिटीजन्स को मारा था, हमारी बांग्लादेश की महिलाओं और उनके बच्चों के ऊपर जिस तरह से दुराचार किया था, वो अनथिंकेबल है। मैं समझता हूं कि भारत के आर्म फोर्सेस के लिए तो एक टोटल ऐसी चीज थी जो कोई सोल्जर कर नहीं सकता, लेकिन वहां हमने देखा है। इस सब के बावजूद जो दृढ़ संकल्प था वो वैसा ही था जो 1971 में और आज सिंदूर में हमारे पास सब कुछ था। हमारे पास एक शक्तिशाली नेतृत्व था, हमारे पास भारत की पूरी जनता साथ थी, पूरी मीडिया हमारे परसेप्शन मैनेजमेंट की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि अभी भी थोड़ी कमी है, और हमको कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी, उसका नाम हम कुछ भी दे दें, मंथन, चिंतन, कुछ भी, क्योंकि परसेप्शन मैनेजमेंट देंगे तो उसका उद्देश्य ही गलत हो जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत है जो कोऑर्डिनेट करे प्रॉपर तरीके से, किस तरह से परसेप्शन बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, किस तरह से सही खबर हम लोग। और एक बात मैं कह दूं, 71 में भी पाकिस्तान झूठिस्तान था। ये पाकिस्तान रेडियो जब भी था वो झूठिस्तान था। वो कहते थे कि हम तो दिल्ली की बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं जब उनका सरेंडर होने वाला था। इस तरह की चीजें जो आज भी उन्होंने की हैं, और उसमें कोई भी भारत की जब ब्रीफिंग होती है वो पूरा सच शायद ना बताएं, लेकिन झूठ एक अंश भी नहीं होगा उनकी ब्रीफिंग में, ये इतनी गारंटी के साथ मैं कहता हूं। और इसीलिए जो हमारे ऑफिशियल ब्रीफिंग है, हमारे विदेश सचिव या हमारे डीजीएमओज
या रक्षा सचिव या रक्षा सेनाध्यक्ष वगैरह देते हैं, उस पे विश्वास करना हर भारतीय का कर्तव्य है। उसको जब क्वेश्चन किया जाता है तो मैं सोचता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अभी भी राजनीतिक तौर पे लें या किसी भी तरह से राष्ट्र को एक साथ होना जरूरी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं केवल कहूंगा 71 में ये ऐसा नहीं था, सबने सपोर्ट किया था, इवन अपोजिशन जो उस वक्त हमारे अटल जी थे, जी उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत कुछ शाबाशी दी, धन्यवाद दिया, ये सब। और इसी तरह की चीजें राष्ट्र पे जब संकट आता है तो राष्ट्र को एक होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज should also understand it. This is the only thing that I request. I feel that it should be a कर्तव्य है। मुझे लगता है कि जब राष्ट्र की बात आए तो हम अपने राष्ट्र के लिए अभी क्या है उसके हक में खड़े हों, और कहीं ना कहीं जब सरकार से जो भी संवाद आए उस पे हम विश्वास करें, ये हमारा कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं आपने बताया जज्बे के बारे में कि 97 इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। प्रेरणा जी, मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बोलें। देखिए, हमारी सेना बहुत अनुशासित है, अनुशासन में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी ट्रेनिंग इतनी कमाल की है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं, मेरे देवर और मेरे नंदेऊ और मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर भी आर्मी ऑफिसर थे। मैंने घर का माहौल देखा है, मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ और मैं देखती हूँ कि यहाँ का माहौल, यहाँ की मतलब यहाँ सोचने का तरीका अलग है। नेशन फर्स्ट हमारे लिए भी था। मैं मानती हूँ किसी भी देश को आगे ले जाने में 3 ही लोग अच्छा काम कर सकते हैं, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फार्मर्स एंड बेस्ट पॉलिटिशियन। ठीक है, ये अगर तीनों बेहतरीन अपना अपना काम करते रहे तो देश को कोई भी आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। पर यहाँ की सोच में जो देखकर बता रही हूँ कि जिस तरह से जो सीक्रेसी रखनी है वो हम लोगों तक भी नहीं पहुंचती। ये लोग इतना ध्यान रखते हैं कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। और नेशन फर्स्ट वाला जो भाव है, जहां अब कमी आने लगी है, मैं ये देखती हूँ कि जब कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है, सिंदूर जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरा देश एक भाव, एक माला में जैसे मोती बन के पिरो दिया गया, वो वाली भाव है। अदरवाइज आपको तो कैंटीन कार्ड मिलते हैं, आपको ये मिलता है, ये वाला भाव किस कीमत पे मिलता है, आप ये सोचिए। घरों से दूर हैं, न शादी ब्याह में एक साथ होते हैं, न हमारे बच्चों के जन्मदिन अपनी दादी नानी के साथ मनाए जाते हैं। मेरी बेटी ने 12वीं क्लास पास की 14 स्कूल बदलकर। इतनी ज्यादा मतलब मूवमेंट इतनी ज्यादा है हम लोगों के जीवन में। तो देश से मेरा आग्रह है कि अपनी सेना पे भरोसा रखिए और यकीन मानिए कि अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन तो अपने बराबर वालों से कीजिए, कम से कम किसके साथ बराबरी कर रहे हैं। एक बहुत एक जोक है, फौज में बहुत एक जोक शेयर होता है कि इतने बिल्ले किस नाम के जो हर युद्ध हार जाते हो, है ना। पाकिस्तान के लिए कहते हैं हमारे फौजी कि किसी और से तो कभी लड़े नहीं, लड़े हिंदुस्तान से और हर युद्ध हार गए, फिर भी इतने बिल्ले लगा रखे हैं आपने। तो जो हारता है उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, और हमारा मुकाबला अपने आप से है। और डिफेंस यानी सुरक्षा, हम सुरक्षा के लिए, देश के लिए हमारी फौज जो है, हमारी सेनाएं जो है, वो सुरक्षा तंत्र हैं। वो युद्ध करके, एक बहुत अच्छा सा शब्द है कि हम उपनिवेश नहीं बसाते। हमने किसी देश पे आक्रमण करके उसको अपने देश, अपने भीतर समाहित नहीं किया, उसमें हमने कब्जा नहीं किया है। हमारी वो रणनीति ही नहीं है। हमारा भारत जो है लोकतंत्र में विश्वास करता है। सेना पे भरोसा रखिए, सैनिक परिवारों पे भरोसा रखिए, वो कुछ प्रत्यक्ष और कुछ परोक्ष रूप से देश की सेवा कर रहे हैं। जी यही कहना है। बिल्कुल वंदना मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और ये भरोसा जब 1971 में, मतलब वो जैसे सर ने भी बताया कि वो एक समय था कि जब आम नागरिक, वो ठेले वाला जिसके पास 10 रुपए भी होंगे वो भी वहां जाके डोनेट करता था। तो वो जो भावना है, उस वक्त की जो भावना है, वही आज भी हम भारतीयों में भरी हुई है। कहीं ना कहीं जो कुछ लोगों में थोड़ी बहुत होती है, वो तो उसकी बात नहीं करूंगी मैं। आज भी हमारी भावना सेना के साथ वैसी ही जुड़ी हुई है, देश के साथ वैसी ही जुड़ी हुई है। मैंने सुना है कहानियों में कि लोग अपने साड़ी के पल्लू
फाड़ के और सेना जो जा रही होती थी कहीं भी ट्रेन से, रेल से, तो उसको राखी बांधते थे, अपना भाई समझते थे और राखी बांधते थे, और कहीं ना कहीं वो वेदना, संवेदना, वो सब पूरा देश एक साथ महसूस करता था। तो आज भी हम एक सूत्र में वैसे ही बंधे हुए हैं, और मैं, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत करती हूँ। हेमंत भाई, नीलम दी, वाटिका जी, रूही, रश्मि दी, आप सब जुड़े हुए हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सब। आप सबका तहे दिल से स्वागत है, और लगातार कमेंट करते रहें, बताते रहें कि क्या आप भी कुछ इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, गणतंत्र के विषय में, या कुछ जानना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने कर्तव्यों के विषय में। तो चलते हैं बीके चतुर्वेदी सर के पास और जानते हैं कि नागरिक का जो कर्तव्य सेना की तरफ आपने बताया हमें कि हाँ, हमारे और क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा है वही हमारी नींव है, और जहां आप देश के आज हालात देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवा को ही भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो उन युवाओं के लिए आपका गणतंत्र पे क्या संदेश होगा? प्रेरणा जी, युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, और ये आज से नहीं है, पुरातन काल से है। प्रभु श्री राम के टाइम से प्रभु श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, वीर शिवाजी, केशव देव राय, माँ चिन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, और फिर बाद में अगर आप आ जाएं तो मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 17.5 years when he was sentenced to be hanged. They had to wait for 6 months उसको हैंग करने के लिए, और फिर बाद में सोमनाथ शर्मा, जदुनाथ सिंह, अपने धान सिंह थापा, अरुण खेत्रपाल, अभी योगेंद्र यादव, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे 23 वर्ष का, जिसने एक दिन पहले, कारगिल युद्ध की बात कर रहा हूँ, एक दिन पहले अपनी माँ को लेटर लिखा कि माँ, मैं कल या उस चोटी पर तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। वो परमवीर चक्र वाकई में उस दिन उसने सर्वोच्च बलिदान दिया राष्ट्र के लिए। ये सब संजय यादव, योगेंद्र यादव, संजय कुमार, ये सब राष्ट्र की धरोहर हैं। सब यंग थे, 20 से 30 साल के बीच में। ये सब अपने नेताजी, अपना विवेकानंद जी, 38 years he had left this world, but what he gave to the world, आज भी उस कोने के ऊपर अध्ययन हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लोग अभी तक, और भारत जी। तो ये युवा बहुत बड़ी शक्ति है, और इनको गाइडेंस, सही दिशा दिखाना, हर एक तो पेरेंट का, माता पिता का बहुत बड़ा घर का माहौल बहुत कुछ देता है। हमारे टीचर्स, अध्यापक अच्छी प्रेरणा दें, उनको सही रास्ता दिखाएं कि तुम्हारे लिए भारत सब प्रथम है, और इसकी सेवा करना, इसका सम्मान रखना, इसको प्रगति पथ पे ले जाना हम सबका कर्तव्य है। मनी ऑफ कोर्स इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट कि एवरीथिंग एल्स बिकम्स सेकेंडरी। आपको लक्ष्मी की है जरूरत, जितनी है उतना संतोष करना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपनी, समाज के प्रति अपनी कर्तव्य, परिवार के प्रति अपनी कर्तव्य, और अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के प्रति, ये सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन आपने करना है। और इसमें शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि उस वक्त राष्ट्र के प्रति प्रेम का जज्बा इतना ज्यादा था कि सबने सोचा होगा कि कर्तव्य तो ये सब करेंगे, इनको अधिकार हम एज ए फंडामेंटल राइट्स हैं, तो कर्तव्यों को उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया, और इसलिए जो कर्तव्य चीज है वो थोड़ी पीछे रह गई है। अब समय है कि हमने ये सब कर्तव्यों का बोध भारत के जन जन में कराना है, अपने स्कूलों में कराना है, अपने कॉलेजेस में बच्चों से। और ये बहुत ही एक ऐसी मैं कहूँगा जनसंख्या है जो कि अपने आदर्शों को, अपने माता पिता को, अपने अध्यापकों को प्रेरणा स्रोत मानती है, और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलेगी। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सही रास्ता दिखाएं, सही मार्गदर्शन कराएं, और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी प्रतिबद्धता, उनका प्रेम किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में उनको सही, हम जैसे अभी दीदी ने बताया था हांडा रानी वगैरह के बारे में, पन्ना धाय
हम अपने दधीच, ये त्याग की प्रतिमूर्ति थे। जी। एकलव्य, कर्ण, ये सब त्याग के प्रतिमूर्ति थे, हमारे दानवीर थे ये लोग। और इन लोगों की कहानियां, शौर्य की कहानियां, लक्षित बोरफुकन नॉर्थ ईस्ट में, जिसने मुगलों को जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया 16-17 बार उसने, लेकिन हमने ये सब चीजें अपने बच्चों को अभी तक नहीं पढ़ाई। मे बी बिकॉज ऑफ द, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इनको, इनके संस्कृत को खत्म करो, इनके इतिहास को खत्म करो, और इनको दिखाओ कि तुम हीन हो, तुम में कुछ नहीं है, तुम इंफीरियर हो, वी आर सुपीरियर। वो एक उनका ध्येय था, उस ध्येय से वो काम कर रहे थे। लेकिन अब समय आ गया कि हमको उस मानसिकता से भारत निकलना पड़ेगा। भारत ज्ञानवीरों का देश है, भारत दानवीरों का देश है, भारत शूरवीरों का देश है, और इस भावना को हमने भारत के जन जन में पहुंचानी होगी। उनको इसकी तरफ, उसमें जागरूकता लानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो चलें, इससे बेहतर कौन होगा, जिसे आप खुद भी सैल्यूट कर रहे थे स्ट्रीम यार्ड में, नारी, और एक नारी प्रेरणा स्रोत जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, वंदना यादव जी, उनसे बेहतर कौन होगा युवाओं के जो निर्माण में हम सब नारियां ही तो काम करेंगी। तो उनसे जानते हैं हम कि ये युवाओं के लिए भी कहूंगी, या फिर आपने सारी जिंदगी देखी है, एक सिविलियन लाइफ, फिर आर्मी लाइफ, और फिर सिविलियन लाइफ, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में आपने क्या अनुभव किया, और किस अनुभव के द्वारा आपने अपने बच्चों की भी परवरिश की है, तो कैसे उनको देशभक्ति की जो भावना है, ताकि हम भी सीख सके। हर घर में, सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हर घर में अब ये बात होनी चाहिए शौर्य गाथाओं की, ताकि हमारे बच्चे जान सके जो हम उन्हें बताना चाहते हैं देश के विषय में। तो आपने कैसे परवरिश की ये देशभक्ति की भावना? आपको कब वो गौरव महसूस हुआ कि हाँ मैं भारतीय हूँ, वो एक क्षण जो आपको भी महसूस हुआ हो और अपने बच्चों में भी वो परवरिश दी है आपने? तो आप बताएं नारियों के विषय में और परवरिश। बहुत सारी बातों के जवाब एक साथ देने के क्रम में मैं बात शुरू करती हूँ। प्रेरणा जी, मुझे आज या कल या 30 साल पहले शादी हुई थी तब, या 35 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब गर्व नहीं हुआ भारतीय होने पे। मुझे जब पता लगा कि मैं भारतीय हूँ, भारत क्या देश है, जब मैं स्कूली जीवन में थी, मुझे तभी से गर्व है। और ये गर्व दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि जितनी आजादी, जितने अधिकार, जितने सांस्कृतिक विविधता वाला देश ये है, वो कोई और नहीं है विश्व में। बिल्कुल। तो मैं इतने अनूठे देश की नागरिक हूँ कि मुझे हर पल, और अपनी संस्कृति को जितना ज्यादा जानती जा रही हूँ, मुझे गर्व होता जा रहा है। जैसे अभी जनरल चतुर्वेदी ने कहा, मैं इस बात से शुरू करती हूँ अपनी बात, कि हम जब ईस्ट की बात करते हैं, हम मुगल एरा की बात करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि मुगलों के आक्रमण, जब मुगलों का परचम पूरे भारत में लहरा रहा था, वो ईस्ट में जा ही नहीं पाए। हमारे ईस्ट के जो नागरिक हैं उन्होंने, और हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं उनका कितना बड़ा योगदान है मुगलों के पैर उखाड़ देने में। ईस्ट में उनका कोई वो क्यों नहीं बसा पाए अपना, जो मैं उपनिवेश बोल रही हूँ, जो वो अपनी आक्रमण क्यों नहीं कर पाए, उनकी योजनाएं वहां सफल क्यों नहीं हुई। जैसे हम वीर शिवाजी के बारे में फिर भी जानते हैं, पर हम क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारे शिक्षा में उनको शामिल ही नहीं किया गया। वही जनरल चतुर्वेदी वाली बात का यहाँ पे भी मैं सहमत हूँ कि ब्रिटिशर्स ने ये एक रणनीति बनाई थी कि हमारे अपनी संस्कृति से हमारा परिचय ना हो। मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ, मैंने बहुत तो उसकी संस्कृति को कमजोर कर दो। नहीं जी, हम सोचते हैं कि हर 12 साल पे ये कुंभ का मेला भरता है, नागा साधु कौन है? हमने कभी जानना नहीं चाहा कि नागा साधुओं का इतिहास क्या है। आपको पता है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया था, नागाओं ने उनका विरोध किया था और उन्होंने उनको भारत में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे। वो आखिर में वो मारे गए और खत्म कर दिया था उन्हें। वो दोबारा से संस्कृति फिर शुरू हुई। तो हमें अपने इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं। इस जानकारी के लिए मैं तो सरकार से ये कहूंगी कि वो शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव लाए जाएं, जिससे हमारा ये सारा इतना गौरवशाली इतिहास है जिसके बारे में हमें पता लगे। और अपने घर में अगर हम अपने बच्चों को बड़ा करने की बात, आपने मेरे से सवाल किया, मैं एक बात कहती हूँ
एक तो यदि मेरी बात सरकार तक पहुँच पाए, तो मैं चाहूँगी कि हर एक बच्चा भारत का, लड़का और लड़की के भेद से अलग, हर एक बच्चा भारत का, भारतीय सेना का भागीदार बने। ये हुँ, एक ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि स्कूली शिक्षा में ही उसको इस तरह से माइंडसेट बनाया जाए कि उसे जब कॉलेज पास करना है, कॉलेज पास आउट से और नौकरी से पहले, उसे जी। भारतीय सेना को 2 या 5 वर्ष अपनी सेवाएँ देनी हैं। ये हुँ, आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। तो ये हुँ, जो माइंडसेट तैयार होगा ना, नेशन बिल्कुल, फर्स्ट, जो राष्ट्र नेशन प्रथम की फर्स्ट। भाव जहाँ से पैदा होगा। मैं आज देखती हूँ कि बच्चे अलग-अलग जगहों पे जाते हैं, युवा गाड़ियों में भर-भर के, वहाँ कुछ वो नशा वगैरह कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। वो बिल्कुल, गुमराह है वो, गुमराह उनका हो रहे हैं। दोष नहीं है वो। हाँ, हुँ, उन्हें मालूम नहीं है। जब तक माँ-बाप की कमाई पे बच्चा ऐश कर रहा है और उसे सब कुछ सुविधापूर्वक हासिल है, हुँ, उसका लक्ष्य ही नहीं है कुछ भी, और उसे ये मालूम ही नहीं है कि ये आज़ादी हमें किस कीमत पे मिली है। कीमत पे मिली है। जब तक हमें आज की, अगर मैं ये आज के शाम का खाना खा रही हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि सब्ज़ी उगाई कैसे और इसकी खरीद कहाँ हुँ, से हुई, मेरे घर में मेरी टेबल पे आई कैसे, तब तक मुझे हुँ, उसका कोई मूल्य नहीं मालूम है। न हुँ, मैं उसको, मेरे पिता ने, या बच्चे की नज़रिए से कह रही हूँ, मेरे पिता ने या मेरे माँ ने क्या कीमत चुकाई इसके लिए, कि मेरी टेबल पे ये खाना आ गया। जब तक वो बच्चे को ना नहीं मालूम है, तब तक वो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं कर पा रहा। हमारे बच्चे बहुत आसानी से विदेशों का रुख कर रहे हैं। ठीक है कि कुछ कमियाँ भी हैं, तो जहाँ देखिए कुछ अ, अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी होंगी, और ऐसा धरती का कोई कोना नहीं है जहाँ पे कोई कमी ना हो। किसी बिल्कुल, देश का हो सकता है कि सफाई बहुत अच्छी हो, तो वहाँ कुछ और कमी मिल जाएगी आपको। तो यदि हमारे देश में कमियाँ हैं, तो हमारा ही फर्ज़ है कि हम उन्हें दूर करें, हम अपने बिल्कुल। देश को रहने लायक बनाएँ। या अगर मैंने बाहर अपने भी बच्चों हैं को तो बड़ा वहाँ अपनी करके, पहचान रहे कि हम भारतीय हैं। कहते हैं ना हाँ, कि लोग भारतीय नमस्कार की के पहचान तो रखनी है। और एक हाँ, ये भी है कि देखिए हम हर एक काम की इज़्ज़त करें। हुँ, सबसे बड़ी बात ये है, हमारे बिल्कुल, बच्चे यदि बाहर जाके कोई भी काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो हमें हाँ, ये थोड़ा-सा हमारा अपना माइंडसेट भी बदलना होगा। बिल्कुल, जो आपने मेरे से सवाल किया कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, जी, तो मुझे अलग से परवरिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे घर का माहौल मैंने आपको बताया, मेरे हाँ, मायके का और मेरे ससुराल का माहौल बहुत अच्छा रहा, परवरिश के हिसाब से। और जिस कैंटोनमेंट के में मेरे बच्चे पैदा हुए और हुँ, जब बड़े हो रहे थे, वो चारों तरफ फ़ौज ही थी। फ़ौज हाँ, का माहौल अलग ही तरह का होता। जैसे बिल्कुल, मैं बड़ी हो रही थी, मुझे याद है कि हमारे गाँव में अ, जो जितने भी लोग थे, वो रिश्ते थे, लोग हुँ, नहीं थे। वो कोई हाँ, काका था, कोई बाबा था, कोई चाचा था, कोई बुआ थी, कोई मतलब ताई थी, कोई दादी थी। तो बिल्कुल, फ़ौज में भी कोई ऐसे नहीं है कि ही इज़ सो एंड सो, नहीं, वो मतलब कोई ना कोई रिश्ता है उसके साथ कि वो हुँ, पापा का कुलीग है, ये हुँ, उसके बच्चे हैं, है ना? तो ये हमारे फ्रेंड हो गए। आए दिन हमारे बच्चे समर कैंप में जाते हैं, जहाँ बिल्कुल अलग तरह का माहौल, उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि यदि आप किसी तरह जंगल में अकेले रह जाएँ, तो सर्वाइवल का स्किल क्या होगा, है ना? जो उनकी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जा रहा, वो सब वो वहाँ पढ़ रहे थे। हाँ, तो तो कहीं न उनको कहीं मैं ये ट्रेनिंग मैं अकेले नहीं दे रही थी। सिविलियन के सॉरी, लिए मैं आपने कुछ ये कहा? कह सकती हूँ कि मतलब जैसे आप लोगों ने वहाँ पे परवरिश की, ठीक है, वो माहौल ही वही था। लेकिन कहीं न कहीं जो हम नाज़ुक बनाते जा रहे हैं बाहर अपने बच्चों को, वो सब फैसिलिटीज़ देके, मुझे लगता है कहीं न कहीं आप लोगों से ये चीज़ें हम सीख सकते हैं कि कुछ कुछ कठोर होना आत्मनिर्भर चाहिए। देखिए हाँ, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है जिसे मैं कभी नहीं भूलती, भय बिनु होई न प्रीति। हुँ, यदि हमें किसी को खोने का डर है, तभी हमें उससे प्यार होता है। इसी तरह यदि हमें अपने नेशन, अपने देश से प्यार है, तो कुछ कठोर कुछ कठिन निर्णय हमारे माता-पिताओं को, हम लोगों को लेने होंगे अपने बच्चों के प्रति। यदि एक बच्चा हर समय एसी में रहता है, अगर वो एसी स्कूलों में पढ़ रहा है, एसी में ही काम कर रहा है, खेलने जाता है तब भी उनके लिए अलग प्लेग्राउंड्स हैं, तो आप उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कठिन समय में सड़कों पे निकलेगा या बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये एसी रूम में बैठ के निर्णय लेने वाला कौम कौम तो बन जाएगा जिसने हकीकत देखी नहीं है, जिसने हुँ, कठोर धरातल देखा नहीं है, उससे आप क्या उम्मीद करें? तो मुझे हाँ, लगता है कि कुछ हर तरह कठोरताएँ, का कुछ माहौल बनना चाहिए स्ट्रिक्ट मुझे लगता रहना बहुत ज़रूरी है, पर वो उतना ही है। हाँ, हो कि वो ज़्यादतियाँ ना बन जाएँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल जी। मैम।
और कहीं न कहीं पहले आज मुझे खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने 2-3 चीज़ें समझी कि हमारे जो कर्तव्य हैं, एक तो ब्रदरहुड जो हमें बाहर भी इस माहौल को देखना है। कहीं न कहीं युवाओं की जो परवरिश घर में हो रही है, उसमें हमें स्कूलों में तो हो ही, जो हम सरकार से आज गुहार लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं सिलेबस में, और मैं बताऊँ कि कुछ सिलेबस से तो मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि रामायण और महाभारत पढ़ाई होती है और मेरे बेटे को एक-एक बातें पता हैं, मुझसे ज़्यादा पता है उसे रामायण और महाभारत के विषय में। तो मुझे खुशी भी होती है, गर्व भी होता है कि अब सिलेबस कहीं न कहीं उस दिशा में बढ़ रहा है। हाँ, हाँ, सौर्यगाथाएँ हमारी संस्कृति बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे। देखिए सीधी-सी बात है, जब हम पे विदेशी आक्रांताओं ने जब आक्रमण किए, उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति को मिटाना चाहा। यदि बिल्कुल, संस्कृति खत्म हो गई तो देश गुलाम हो जाएगा। देश तो गुलाम यदि हो हमारी संस्कृति बची रहती है तो हम बचे रहेंगे, चाहे उसमें रामायण है, महाभारत है, बाकी ग्रंथ हैं, बाकी धर्मों के जो हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, सभी के धार्मिक ग्रंथ हों, उनकी सांस्कृतिक विविधताएँ हैं उनको, और जिन्होंने वीरता और शूरवीरता में मतलब मिसाल कायम की। मैं कहती हूँ रेजांगला जैसा युद्ध कहीं लड़ा ही नहीं जा सकता। जब विश्व के 10 महानतम युद्धों में आता है रेजांगला का युद्ध, मैं चाहती हूँ कि जितने श्रोता इस आज जुड़े हैं, जितने दर्शक जुड़े हैं, वो उस युद्ध को एक बार सर्च तो कर लें, उस इतिहास को। मतलब आपका जो है कि रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि किस तरह मैं उन जो जीवित 3 योद्धा थे, अब तो 2 ही बचे हैं, मैं उनसे जी, मिली, उनसे इंटरव्यू किया मैंने। उन्होंने बताया कि जैसे हरियाणा है से हैं वो, तो बहुत आसानी से वो बहन जी कह लेते हैं। उन्होंने कहा, हुँ, "बहन जी, जब असला खत्म हो गया था ना, तो हमारे जो थे 6-6 फुट के जवान थे वो। उन्होंने हुँ, पकड़-पकड़ के ये सिर्फ उन्हीं के शब्द हैं जो मैं कह रही हूँ, चीनियों के सिर पकड़-पकड़ के भिड़ा के फोड़ दिया उनको। ऐसा युद्ध आप सोच सकते हैं कि जब अब आपके पास असला खत्म हो गया, गोला-बारूद नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? पर आपको ये ऑर्डर था कि आप वापस आ सकते हैं, नहीं आए। आपने लड़ने को चुना, आपने ये लोग कहते हैं, न्यूज़ में मैं आए दिन देखती हूँ कि 62 में चाइना ने ये किया, वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। 71 में ये नहीं, आप रेजांगला पढ़िए, रेजांगला में रोक दिया उन्हें हमारी भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना का शौर्य ये है, और बैक होम इनकी महिलाएँ, इनकी पत्नियाँ क्या कर रही थी, उसको जानने के लिए तो एक अलग ही तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके जानने के लिए तो एक अलग तरह का पूरा मतलब ये पहले बार में अपना डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, भारतीय महिलाओं पे, सैनिक पत्नियों पे। इससे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर से अगर हम शुरू करते हैं, वीर शिवाजी के युग से हम शुरू करते हैं, यदि हम 1857 की क्रांति से शुरू करते हैं, जो सैनिक हैं उनके बारे में लिखा गया, उनकी पत्नियों के बारे में कहीं लिखा नहीं गया, उनकी माताओं के बारे में लिखा ही नहीं गया। तो इसीलिए सैनिक मैं पत्नियों की आपसे डायरी कोशिश की, जी, बिल्कुल, इसी कोशिश की कारण बहुत से मेरी बिटिया ने मुझे कहा, मैं बताती थी कि कारगिल के समय में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग ऐसी जगह पे थी, जहाँ पे मुझे लगता है वैली के बाद सबसे ज़्यादा हलचल उसी स्टेशन में होती थी। हमारी भी बहुत सी ड्यूटीज़ लगती थी। जनरल चतुर्वेदी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी जो सेना में महिलाएँ हैं, उनके लिए कहीं भी कुछ रूल नहीं है, कि आपको ये हुँ, करना है या ये नहीं करना, अनरिटन रूल्स हैं हमारे लिए। इसी तरह परंपराएं। हमारी कहीं ड्यूटीज़ लग जी, हमारी कहीं भी ड्यूटी लगाई नहीं जाती लिख के, हमें सिर्फ़ एक सर्कुलर आता था या एक फ़ोन आता था और हम अपने काम पे चले जाते थे। तो जी, वो इतने मार्टर्स आ रहे थे, शहीद आ रहे थे, शहीदों की पार्थिव देह आ रही थी, उनके साथ हम जाते थे क्योंकि उनके घरों में यकीनन महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, पत्नियाँ हैं, बेटियाँ हैं। तो मन कैसा तो रहता वहाँ होगा? जाके हम उनको कंसोल कर रहे हैं, और क्या कंसोल करेंगे हम? तो हुँ, मैं जब अपनी बेटी को बताती थी शिवानी को, तो उसने मुझे एक दिन कहा कि मम्मा ये कहानियाँ एक दिन आपके साथ खत्म हो जाएँगी। बिल्कुल, क्योंकि जानना ज़रूरी मेरी मेरी जो अपनी दादी को ये माँ ही कहते हैं कि माँ हमें बताती थी, तो माँ चली गई तो माँ की कहानियाँ चली गई, एक दिन आपके साथ भी चली जाएँगी। ये कहीं लिखी जानी चाहिए। तो उसने एक मेरे को किताब का ज़िक्र किया था, मेम साहब डायरीज़, हुँ, हुँ, जहाँ पे उन महिलाओं के डायरीज़ या लेटर्स, ब्रिटिश महिलाओं के डायरीज़ या लेटर्स इकट्ठा करके एक किताब आई है। अच्छा, वहाँ से इस आइडिया का जन्म हुआ कि सैनिक पत्नियों की डायरीज़ इकट्ठी की जानी चाहिए कि हम शांति में क्या करते हैं और हम युद्ध की विभीषिका में क्या कर रहे होते हैं। क्या? क्योंकि बहुत आसान है, आप सब जितने भी दर्शक जुड़े हैं, जल चतुर्वेदी यहाँ पे हैं, प्रेरणा आप खुद हैं, बहुत आसानी से हम लोगों को मेम साहब कह दिया जाता है। और जी, मेम साहब यानी हम लोग तो घर बहुत प्रिविलेज्ड लाइफ में हैं।
ऐसा नहीं है, हमारे भी अपने कर्तव्य। डायरी का जब मैंने यहाँ पे इस पे विमर्श किया था, तो मुझे और मेरे श्रोताओं को तो बहुत कुछ पता चला था। और मैं बताना भी चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि हम फिर शायद 4 या 5 फरवरी को या जल्दी ही सैनिक पत्नियों की कथा और व्यथा पे भी आकर विमर्श करेंगे, ताकि सब जान सकें ये देशभक्ति की भावना जो आज हम में जग रही है, हमारे कर्तव्य जो आज हम समझ पा रहे हैं, और भी जब हम जानेंगे पीछे की कहानियाँ, तो कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों पर अडिग रहना सीख पाएँगे। और इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं अपने श्रोताओं का धन्यवाद करूँगी कि कमेंट से ज़्यादा वो ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोग को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर हालाती जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और क्योंकि सर आज हमारे साथ हैं, जनरल सर वीके चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, तो समय तो बस समाप्ति की ओर है। लेकिन सर, क्योंकि आप भारतीय सेना का जो पहला ऑपरेशन था उसमें आप थे, तो उसकी थोड़ी-सी तस्वीर हम लोगों को खींच के बताइए, क्योंकि ये अनुभव आज इस मंच से हम मतलब सुन के जाएँ आपसे कि क्या था उस समय के हालात, वो पहला ऑपरेशन था भारतीय सेना का। मैम 3-4 दिसंबर को आपको याद है कि लड़ाई डिक्लेयर हो गई थी और भारतीय सेना उस दिन के बाद पूर्ण रूप से बांग्लादेश में चली गई थी। हम लोग 4-5 गुरखास के साथ थे। 59 ब्रिगेड थी, 8 माउंटेन डिव, जनरल के राव वाज द जीओसी, जो बाद में चीफ बने। तो हम लोगों ने शगरनाल, फुलथला, 2 टी स्टेट थे, वहां पे 2 चौकियों को सबसे पहले कैप्चर किया। उसके बाद गाजीपुर एक बहुत अच्छी मतलब तगड़ी लड़ाई हुई वहां पे। पहले दिन एक बटालियन गई थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। सेकंड डे गुरखाज ने किया, डे अटैक किया और वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद जनरल सागत ने हुक्म दिया कि कुलोरा दुश्मन छोड़ के चला गया था, तो हम लोगों ने वहां कुलोरा रेलवे स्टेशन के पास जब खड़े थे तो जनरल सागत का हुक्म आया ब्रिगेडियर कुन के पास कि मैं एक बटालियन लिफ्ट करके दुश्मन के एरिया में सिलेट में 70 किलोमीटर अंदर भेजना चाहता हूं, जिससे एडवांस हमारा और तेज हो जाए जी। और उसके लिए उन्होंने कहा मेरी बटालियन, वो गुरखाज के थे, तो गुरखाज बटालियन गुरखाज उसी दिन बहुत मेजर अटैक किया था, जिसको सफल रहे। काफी कैजुअलिटीज हुई थी, उनकी ऑफिसर्स कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा थी। तो ब्रिगेडियर उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल हरवालकर बाद में ब्रिगेडियर बने। उनको हुक्म जब दिया गया था, उन्होंने कहा कि सर मेरे को थोड़ा समय चाहिए अपनी रिऑर्गेनाइजेशन, एम्युनिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिस कंपनी का ज्यादा एम्युनिशन खर्च हुआ है उसको रिप्लेनिश करना है, कुछ मैन पावर इधर से उधर करनी है, ऑफिसर्स को इधर से उधर करना है, क्योंकि एक अच्छी बैलेंस्ड फोर्स तो बने। इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए, 24 घंटे, एटलीस्ट 48 आवर्स का। तो ब्रिगेडियर कुन ने कहा मेरे पास हैरी कहते थे उनको कि हैरी मेरे पास कोई समय नहीं है, ये हमारे कोर कमांडर साहब का हुक्म है कि आज ही शाम को हम जाएंगे। तो तब भी उन्होंने कहा कि आई वांट टू, मतलब सीओ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके जो मैन है, जवान है, उनके, क्योंकि उसके हुक्म पर वो अपनी जान दे देते हैं। तो इसलिए उसका भी कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा करे और सही तरह के निर्णय ले। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पॉइंट ऑफ व्यू को दे रहे थे। तो जब थोड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं सर काइंडली रिकंसिडर, तो जनरल सगत खुद और उस वक्त ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह उनके एयर एडवाइजर थे, वो बाद में वो भी एयर मार्शल बने, तो वो वहां पे लैंड किए कुलोरा रेलवे स्टेशन पे और आके कहा हैरी दिस इज नेशनल इमरजेंसी एंड यू हैव टू डू इट। तो उसके बाद फिर सीओ के पास कोई भी डिस्कशन पॉइंट नहीं था, उन्होंने कहा राइट सर विल गो। और उसी दिन 3 घंटे के बाद वो 2 मी-8 हेलीकॉप्टर में गए, पहले थोड़ी सी रेकी की। मीरपारा एक विलेज है, सिलेट रेलवे स्टेशन, सुरमा नदी है और सुरमा नदी के किनारे मीरपारा, तो वहां पे लैंड किया। पहली 2 कंपनियां जब लैंड की तो कोई फायर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद जब लास्ट कॉलम सेकंड कंपनी का था तो पूरी तरह से फायर ओपन किया पाकिस्तान ने। लेकिन उस फायर के बावजूद, क्योंकि अब तो 2 कंपनियां वहां चली गई थी, 2 और जानी थी जी। तो अब तो कोई था ही नहीं, हमने जाना ही है वहां पे। तो बाकी भी रात में दोनों कंपनियां, पूरी बटालियन लैंड की,
अगले दिन डिसीजन हुआ कि आर्टिलरी की 2 गन और 120 राउंड और 2 ऑफिसर में और उस वक्त लेफ्टिनेंट अलमिया में सेकंड लेफ्टिनेंट विष्णु चतुर्वेदी, हम दोनों को भी भेजा गया। मेरे 2IC भी साथ, लेट लेफ्टिनेंट जनरल BS नलवा उस वक्त मेजर थे, वो उन्होंने कहा कि गन्स जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगा, तो वो लेके गए। हम लोग वहां पे लैंड एयरक्राफ्ट, वो जो जितने भी मी-4 हेक्टर थे वो हॉवर करते रहे, नीचे लैंड नहीं किए। वहीं से हमने अपनी गन नीचे फेंकी, एमुनिशन फेंका और फिर उनको रीअसेंबल करके फिर जब हमने फायर किया, वो एक बाद में, उस वक्त तो खैर हम लोगों ने नहीं समझा, लेकिन बाद में जब सरेंडर वगैरह के बाद मालूम पड़ा कि उस फायर का इतना इफेक्ट हुआ कि पाकिस्तान सोचने लगे कि एक ब्रिगेड यहाँ पे लैंड कर गई है इंस्टेड ऑफ ए बटालियन, और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। हम लोगों को 48 आवर्स में लिंकअप होना था, बट बिकॉज हर तरफ से उन्होंने विड्रॉ करके सिलेट को मजबूत किया, तो हम लोग चारों तरफ से गिर गए। 6 days वी वर विदाउट कम्युनिकेशन, खाना भी खत्म हो गया था, शक्ल पारे थे, दिन में 2-3 बार हम लोग खा लेते थे थोड़े बहुत। पानी वहां पे नाली का, सामने नाली, सुरमा नदी हमारे से 100 मीटर पे थी, लेकिन वहां से पानी नहीं ला सकते थे बिकॉज बहुत हैवी फायर होता था। नाले का पानी उसमें से थोड़ा लेके हम लोग पीते थे, शेव करना, ब्रश करना, सब उस पर प्रतिबंध लग गया। तो इस तरह से 5-6 दिन, लेकिन उसके बावजूद लेट ब्रिगेडियर हरोलिकर महावीर चक्र उनको मिला था। उन्होंने पूरे बटालियन को इस तरह से डिप्लॉय किया, रोज हम लोग फेंट अटैक करते थे, जिससे कि जो पाकिस्तान समझ रहा था कि हम ब्रिगेड हैं, कि उसकी वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको और ज्यादा रीइंफोर्स करें कि हम वाकई में ब्रिगेड हैं, दिखाना चाह रहे थे कि हम बहुत बड़ा फोर्स हैं। तो ये सब हुआ। उसके बाद जब हमको, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, इतने गंदे लोग थे, नैतिक मूल्यों पे बता रहा हूं, उन्होंने एक जनरल हॉस्पिटल था, अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर उस जनरल हॉस्पिटल के में, नॉर्मली कॉम्बैट ट्रुप्स को वहां नहीं जाते क्योंकि हम लोग फायर नहीं करते मेडिकल, जहां पे भी वो क्रॉस लगा होता है उस जगह पे। लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर डिप्लॉय किया हुआ है उस हॉस्पिटल में, तो हमने फायर किया, और जैसे ही फायर वहां पे हुआ है, सफेद झंडे उनके, सिलेट सरेंडर्ड 1 day बिफोर ढाका। सो वो सफेद झंडे आ गए, कहते हैं आके हम लोगों से, मैं फॉरवर्ड कंपनी के साथ था, तो आके उनके कंपनी कमांडर कहते हैं कि सर हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हमको एक सेफ पैसेज दे दिए, हम लोग सीधे ढाका चले जाएंगे। तो उनको बिल्कुल क्लियर कट कर्नल हरोलकर से ने दिया, ब्रिगेडियर को ने बोला कि कोई, आइदर यू फाइट एंड डाई हियर, दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। जब ये कहा कि उन्होंने कहा थोड़ा और समय चाहिए, 2 घंटे का और समय दिया गया। उसके बाद वो फिर वापस गए। जब 2 घंटे बीत गए, हमने फिर फायर शुरू कर दिया। 15 मिनट में फिर आ गए कि सर हम नहीं फायर करना चाहते, वी वांट टू सरेंडर। दो ऑफ कोर्स सरेंडर सेरेमनी टुक प्लेस अलोंग विद ढाका, बट आफ्टर दैट देयर वाज नो फायरिंग, एंड दैट्स हाउ दिस heli lift, the first heli borne operation of the Indian Army behind enemy lines, was most successful. Both the 445 GR, they also got the Battle Honor Salute. My regiment, 99 Mountain Regiment, then now it's a medium regiment, we got the honor title which artillery is given. So that's how this became a very, very successful. We lived through those 7-8 days. Lekin it was, I think, hats off to the Indian soldier. I always salute. I think we cannot get a better soldier in the world than what our भारतीय सेना के जवान जो हैं, हमारे soldiers are the best in the world. कहानी, और वो पहला ऑपरेशन था, और इस तरह की कहानी जब हम सुनते हैं तो मतलब आज तो गर्व के पल मेरे लिए हैं कि आप मेरे मंच पर हैं, और ऐसी जीवंत कहानियां हम सुन रहे हैं जो शायद हम अब किताबों में पढ़ेंगे, कहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि ये वाली कहानियां हमारी बच्चों की टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। उन्हें मालूम ही नहीं है कि कैसे। बिल्कुल आपने सही कहा। रेजांगला का जो आपने वर्णन किया वो वाकई में बहुत ही एक अदम्य साहस की कहानी है कि
टाइम है प्रेरणा जी 2 मिनट का। जी बिल्कुल, आप बताएं। जी, रेजांगला 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर था। नवंबर का महीना था, अच्छी खासी सर्दी थी, -15 -20 डिग्रीज। हमारे इन लोग जवानों के पास उस वक्त स्नो बूट्स भी नहीं थे, देवर इल क्लोथ, इल इक्विप्ड। 303 वेपन सिस्टम था। 5000 चाइनीज इस चोटी के ऊपर अटैक कर रहे थे। दे वर टोल्ड टू कम बैक एंड विड्रॉ एंड कम टू अ सेफर प्लेस। एंड ये मेजर शैतान सिंह जब अपने जेसीओज और प्लेटून कमांडर के साथ बैठे, तो जो निर्णय उन्होंने लिया, दीदी मैं आपको बताऊं कि वो हर भारतीय को सीना चौड़ा कर देगा गर्व से। उन्होंने कहा ये भारत की भूमि है और जब तक हमारे रगों में, हम यहां से पीछे नहीं जाएंगे। दे 113 ऑफ देम, 113 120 में से अपना सर्वोच्च बलिदान वहां पे दिया। रेवाड़ी के पास के हैं एक अपना और 7 जो बचे थे वो इतनी बुरी तरह से घायल थे, उनको होश ही नहीं था। उनकी वीर गाथाएं कहने वाले लोग नहीं थे। ये बाद में चाइनीज की तरफ से जब उनके पराक्रम और शौर्य की बातें आने लगी, तब शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। तो ऐसे ही ये भारत के वीर हैं, हमें ये तो बहुत गर्व होता है। लेकिन और ये देखिए, रेजांगला आज भी भारत के पास है, क्योंकि उन 113 हमारे वीरों ने जो अपनी जान राष्ट्र के लिए दी। बिल्कुल सही। तो ये रेजांगला वॉर अब फिल्मों की वजह से और गानों की वजह से हिट हो गया है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कहीं भी नहीं है। आपने जो अभी ऑपरेशन बताया ये कहीं भी नहीं। मुझे लगता है कि ये ऑपरेशंस होने चाहिए, ये कहानियां होनी चाहिए सिलेबस का हिस्सा, ताकि हमारे बच्चे गर्व कर सकें। आज जो ये रील का समाज बन गया है कि जहां गानों पे डांस करके या ऊटपटांग रीलें बना बना के बच्चे हिट होना चाह रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि हम जिस धरती पे खड़े हैं, इस सांस लेने की, इस आजादी में सांस लेने की कीमत क्या है, उस कीमत की वैल्यू कर पाए हमारे बच्चे। मैं ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि कितने दिन हुए हैं, शायद 2 पीढ़ियां पूरी नहीं हुई हैं जबकि हमें स्वाधीनता हासिल हुई है, और हम भुला दिए गए, मतलब हम भुला दिया गया वो इतिहास। अभी की बात है, कारगिल की बात है। अभी चतुर्वेदी ने जो बताया, मैं तो सोच कर, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, आपसे मेरी मुलाकात नहीं है, आपने मुझे ये सब बताया नहीं है, और ये कहीं भी डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं सिलेबस के तौर पे। कहानियों में, इतने लोगों को, कहानियों में मैं जितने फौजियों से मिलती हूँ, अब मेरे देवर वो शौर्य चक्र हैं, कर्नल बीबी यादव, बबरू भान यादव, तो वो बता रहे थे कि राजस्थान में एक बार उनकी डिप्लॉयड थी, और वही जब जैसलमेर में लड़ाई वगैरह का दौर था, तब उन्होंने बताया कि भाभी रोटी खत्म हो गई। अब हम 3-4 दिन से हम बासी खाना खा रहे थे और ये उम्मीद थी कि आज रोटी आएगी, तो जो बची हुई रोटी थी उसे ये शक्करपारे और ये सब, तो उन्हें हमें दिया गया था कि अच्छा अगर वो खुला छोड़ देंगे, फौज कोई भी चीज बर्बाद नहीं करती, तो उन्हें ये कहा गया था कि मिट्टी में दबा दीजिए, नहीं तो ऊपर से पक्षी आएंगे, दुश्मन को आपकी लोकेशन पता लग जाएगी। इन्होंने मिट्टी में दबा दी वो रोटी, और सुबह से भूखे, तकरीबन 3-4 बजे इन्हें ये सूचना मिली कि आज डीआर नहीं आ रहा, तो डीआर नहीं आ रहा यानी रोटी भी नहीं आएगी। इन्होंने जमीन से वो रोटी निकाली, बालू रेत लगी थी उसे झाड़ा और वो ही रोटी खाई। हमारे युवाओं को पता होना चाहिए, आज भी यही दौर है। अभी तकरीबन 4 साल पहले की बात है, एक बड़े लेखक है हिंदी के, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगी कि वो इस बात में मासूम थे। उन्होंने लिखा, कुछ ट्रेंड चला कि बच्चे कहीं कहीं पे ऐतिहासिक धरोहर के साथ जहां तिरंगा लगा था वो फोटोज डाल रहे हैं, युवा भी डाल रहे हैं, बड़े भी डाल रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, अब तो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाया जाता है। मैं क्योंकि सेना परिवार से संबंधित हूँ, तो बहुत सी न्यूज ऐसी भी आती रहती हैं जो हमारी अपनी रेजिमेंट की होती हैं, अपनी कोर की होती हैं। तो मैंने उन्हें एक बच्चे की तस्वीर भेजी, यूं लड़का तकरीबन होगा 22-23 साल का। मैंने कहा कि आज ये शहीद हो गया है, इसकी पार्थिव देह कल आएगी। तस्वीरें खिंचाने तक नहीं है ये
15 अगस्त और 26 जनवरी ये शहादत के लिए भी है। उनका बहुत भावुक कर देने वाला संदेश आया कि मैडम मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए कह भी नहीं रही हूँ। बात ये है कि हमें पता तो हो कि हम किस कीमत पे सांस ले रहे हैं, है ना? बहुत आसान है। आज देखिए कि ट्रंप साहब कहीं किसी देश में अपनी सेना भेज देते हैं, रात को सोए हुए उनके राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है। भारत पे ये हिमाकत कोई कर ही नहीं सकता। हमारी देश, हमारे नागरिक, हमारी सेनाएं इतनी सतर्क हैं, चाक चौबंद हैं, और हम लोग एक देश की तरह पे, एक राष्ट्र के तौर पे मुस्तैद भी रहते हैं, और इसका सारा क्रेडिट मैं सेना को देती हूँ। सेना को, बिल्कुल। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जितने भी लोग जुड़े होंगे और ये सुन रहे होंगे, जैसे मैं महसूस कर पा रही हूँ इतना कुछ सुनने के बाद, कि जैसे आज मैं सोऊंगी तो मुझे इस धरती को लगेगा कि जैसे आंचल बना के मुझे सुलाया है इस धरती ने। और आप लोगों को यहाँ मंच पर पाकर मुझे लग रहा है कि जैसे ठीक है, जिंदगी में शायद नहीं, कितने कर्तव्यों को मैंने भी नहीं निभा पाई होंगी मैं, लेकिन आज जैसे कुछ फूल मैं भी चढ़ा पाई हूँ ये विमर्श के द्वारा, आप सब तक ये सब बात पहुंचा के। और जितने भी जुड़े हैं, हमारे साहित्यकार ही ज्यादा हैं जो आज हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन सब के मन में जो ये जो भाव गए होंगे आज, वही तो इतिहास बदलने वाले हैं। वो भी तो अपनी लेखनी से, अपनी कलम के तलवार से कहीं ना कहीं इतिहास बदलने वाले हैं। तो गणतंत्र के विशेष इस कार्यक्रम को आज आप लोगों ने जिन भावों से भर दिया है, मैं तो अंदर तक डूब गई हूँ बिल्कुल देशभक्ति से। कहीं ना कहीं हमारे सारे जो जुड़े हुए और बाद में भी जो देख पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने पब्लिक नहीं किया है, ये पब्लिक पे भी होगा और सब सुनेंगे तो ये भाव जो लेके जाएंगे सब। और जब अब कल तिरंगा फहराएंगे, तो कल तिरंगा जब फहराएगा तो कहीं ना कहीं आपका दिल कहेगा कि हाँ, हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हमारे जो कर्तव्य हैं वो बार बार हमें याद आएंगे। आप सबसे लेकिन 2-2 मिनट में गणतंत्र पे एक संदेश तो जरूर चाहूंगी, बताएं सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? प्रेरणा जी, सबसे सर्वप्रथम कि आप अपने आप को ये नहीं कि आपका कोई, आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान राष्ट्र निर्माण के लिए ये प्रेरणा के मन से दे रही हैं। तो ये बहुत एक जो जागरूकता आप राष्ट्र के जन जन में पैदा कर रही हैं, बहुत बड़ी चीज है। मैं जो संदेश देना चाहता हूं, राष्ट्र प्रथम सदैव एवं सर्वदा। जब हित की बात आती है तो राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं। जब सम्मान की बात आती है तो राष्ट्र के सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं। जब सेवा की बात आती है तो राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। और जब आदर की बात आती है, राष्ट्र के आदर से बड़ा कोई आदर नहीं। जब प्रेम की बात आती है तो राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं। एंड मेरे भारतवासियों, जब भक्ति की बात आती है तो राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, भारत के जन जन में नव स्फूर्त नव प्राण भरो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। वंदना मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जनरल चतुर्वेदी ने इतना अच्छा संदेश दे दिया है कि अब राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम से अधिक तो कुछ भी नहीं। पर मैं ये कहूंगी, एक बात और इसमें जोड़ देना चाहती हूँ कि देखिए, जो हम कहते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम के समय की जो बहादुरी थी, जो प्रेरणा थी, उस समय के लिए हम बड़े आसानी से कह देते कि उस समय मैं थी नहीं तो पता नहीं क्या कर जाती। कारगिल तो हमारे सामने हुआ, पर कारगिल में सबको शौर्य दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको उसके लिए यूनिफॉर्म पहननी है। तो यदि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहननी है तो क्या करें? बिल्कुल। सिविलियन भी हर एक स्तर पे अपने अपने तौर पे एक सिपाही है। आप जिस फील्ड में हैं, आप जो काम करते हैं, उसे इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत से कीजिए कि आप एक सैनिक बन जाएं। आप देखिए, हर कोई अपना अपना बैटलफील्ड सबके लिए होता है। यदि आप सैनिक हैं तो आपका हथियार देश से की रक्षा के लिए अलग है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपका हथियार अलग है। यदि आप एक कोई भी, चाहे आप टीचर हैं, चाहे, क्योंकि टीचर जो है वो लाइट हाउस है, वो समाज को गढ़ता है, आकार देता है, देश का भविष्य बनाता है। उसका हथियार पेन और कलम है। जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो इंजीनियर हैं, जो भी अलग अलग, आप अपना काम इतनी ईमानदारी से और इतनी शिद्दत से कीजिए कि लगे कि हम कुछ कर रहे हैं और हम देश के लिए कर रहे हैं। ये भाव रखिए, हमारा देश सबसे आगे, सबसे प्रथम, सबसे पहले होगा। यही मेरा संदेश। एक प्रहरी सीमा पर और अंदर की सेना हम बनेंगे।
और देश को सबसे पहले रखेंगे। और आज अपने श्रोताओं को मैं धन्यवाद नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि वो कहें जय हिंद और वो धन्यवाद करें आप दोनों का। और कहीं न कहीं कल जब तिरंगा फहराएँ तो ये ज़रूर कहें कि हम भारतीय हैं और भारत हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसी भावना के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ और आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज आपने प्रेरणा के मंच को मैं कहूँगी कि एक तिरंगे का टीका लगा दिया हो जैसे, और कहा हो कि हाँ, तुम सुरक्षित हो, हाँ, तुम फलो-फूलो, विकसित देश में रहने की खुशी मनाओ। तो इस खुशी को कल मैं और जोश से मनाऊँगी अपने सभी देशवासियों के साथ। और आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद। भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सबका सर। धन्यवाद। प्रेरणा, आपका प्रेरणा के मंच का आभार। जय हिंद। जी, जय हिंद।